नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। यानी कि भारत विश्व में नारियल उत्पादन में किस देश के बाद तीसरे स्थान पर है। तो विश्व में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर इंडोनेशिया देश आता है और दूसरे स्थान पर नारियल उत्पादन में फिलीपींस देश है और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। चौथे स्थान पर ब्राज़ील देश है नारियल उत्पादन में और पांचवें स्थान पर श्रीलंका है। यानी कि श्रीलंका विश्व में नारियल उत्पादन में पांचवें स्थान पर है। और भारत में नारियल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है, तो वो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर नारियल उत्पादन में केरल राज्य है। यानी कि भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में होता है और तीसरे नंबर पर केरल राज्य में होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि किसके बाद आता है, तो इंडोनेशिया फिलीपींस के बाद तीसरे स्थान पर भारत आता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड हुआ था। एक 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन थी। 8 डाउन मालगाड़ी ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर आ रही थी। सहारनपुर से लखनऊ की ओर आ रही थी और यहाँ पर लखनऊ से कुछ दूरी पहले एक काकोरी स्थान पड़ता है। काकोरी स्थान पड़ता है और काकोरी स्थान पर क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन को, और ये जो ट्रेन थी ये गोला बारूद और हथियार से भरी हुई थी, तो इस मालगाड़ी को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। जब इस रेलगाड़ी को लूट लिया तो इसमें जितने हथियार गोले बारूद थे सब क्रांतिकारी लेकर चले गए। और इसके बाद जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने इसकी जांच शुरू की और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया। जब क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया तो कुछ क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और फांसी दे दी गई 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। एक थे राम प्रसाद बिस्मिल। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। और दूसरे थे अशफाक उल्ला खां। जो अशफाक उल्ला खां थे इन्हें फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। तीसरे क्रांतिकारी थे रोशन सिंह। जो रोशन सिंह थे इनको इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी गई। और चौथे क्रांतिकारी थे जो है राजेंद्र लाहिड़ी, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। यानी कि जिस क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था अंग्रेजों ने, उनमें से जो 4 क्रांतिकारी थे उनको फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी थे इनको गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। ये जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है। काकोरी जो कांड था इसका प्लान राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला ने तैयार किया था। अशफाक उल्ला ने इसकी योजना तैयार की थी। तो
तो प्रश्न यही कह रहा है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने तैयार की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने तैयार की थी। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जो बगरू है ये एक नगर है, और कहाँ का नगर है? ये नगर जयपुर में स्थित है। जयपुर कहाँ है? जयपुर राजस्थान की राजधानी। तो जयपुर में ये जो बगरू नगर है ये स्थित है, और बगरू नगर हाथ की छपाई और हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा उद्योग और हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं थीं? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जिसका आधार वरिष्ठ था। यानी कि वरिष्ठता के आधार पर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में पंडित नेहरू ने, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देशिका का प्रस्ताव पेश किया, और संविधान सभा ने इस उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस पर हस्ताक्षर किया या स्वीकार किया। और जो ये उद्देशिका प्रस्ताव है इसी को प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। फिर जो संविधान था, संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ। यानी कि इसी को अंगीकृत कहते हैं, आत्मार्पित कहते हैं, किया गया। और इस जो संविधान बनने का समय था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। इस संविधान बनने का जो कार्यकाल था इसमें लगभग यानी कि 165 बैठकें हुई और 11 अधिवेशन हुए, यानी कि 11 सत्र हुए और 165 बैठकें हुई। और इसके बाद में संविधान जब लागू हुआ तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। यानी कि जो 24 जनवरी 1950 था उस दिन 12वां सत्र था। अब 11 सत्र तक यहाँ से यहाँ तक हो गया और 12वां सत्र अंतिम सत्र था। ये किस दिन था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। इस दिन क्या क्या काम हुआ? इस दिन काम हुआ कि जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया, और जो राष्ट्रीय गीत था यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को स्वीकार किया गया। और इसके बाद में 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो इसी दिन जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, देखिए संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और 389 सदस्यों में से 296 जो सदस्य थे वो चुनकर आए थे और 93 जो सदस्य थे
वो देशी रियासतों द्वारा मनोनीत होकर आए थे। 296 सदस्यों में से, यानी कि 296 सीटें थी, 296 सीटों में से 208 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 73 जो सीट थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीट अन्य छोटे दलों ने जीती थी। इस 389 सीटों में से जो है 389 सीटें थी और 300 यानी कि 389 सदस्य भी होंगे, तो 389 सदस्य में से 15 जो सदस्य थे वो महिला थी, 15 सदस्य महिला थी। इसमें एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम बेगम एजाज रसूल था, बेगम एजाज रसूल नाम था इनका। और इसके बाद कुछ दिन बाद जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत बंटवारा हो गया भारत का, तब जो संविधान सभा था, संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे, इसमें से केवल 299 सदस्य बचे और जो बाकी सदस्य थे वो पाकिस्तान चले गए। और जो 15 महिलाएं थी शुरू में, 15 महिलाओं में से जो 3 महिलाएं थी वो पाकिस्तान चली गईं और 12 महिलाएं बची। और इन 289 सदस्यों में से जब संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने की बात आई तो केवल और केवल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से 12 महिलाएं थीं, जिसमें से 12 महिलाएं थीं। तो ऑप्शन में 12 है नहीं, 15 है, इसीलिए हम सब 15 को फॉलो करेंगे। तो ऑप्शन सी 15 सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत क्या है? यहां पे डांट है। तो जो आरबीआई है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक आई थी हिल्टन यंग समिति या रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर 1934 ईस्वी में आरबीआई अधिनियम आया, आरबीआई एक्ट आया और इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई और फिर 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो आरबीआई बैंक था इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण किया गया और आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे, ओसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई जब राष्ट्रीयकरण हो गया, इसके बाद में जो आरबीआई का लोगो लिया गया, आरबीआई का जो लोगो है तो इस लोगो में एक बंगाल टाइगर है, एक बंगाल टाइगर है और ऊपर की तरफ एक ताड़ का वृक्ष है, यानी कि इसके लोगो में ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर है। भारतीय रिजर्व बैंक, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, अब ये नगद आरक्षित जो अनुपात होता है ये क्या होता है? जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, तो जो बैंक होते हैं ये अपने कुल धन राशि का इनको कुछ राशि जो निर्धारित की जाती है उसे आरबीआई के पास जमा करना होता है, उसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। तो नवंबर 2018 में आरबीआई के द्वारा निश्चित किया गया था कि जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो अपने कुल धन का 6% यानी कि CRR जो दर रहेगी वो 6% रहेगी, तो 6% नगद आरक्षित अनुपात का प्रतिशत था 2018 नवंबर में। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था, यानी किस महाराजा ने बनवाया था? 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण हुआ और जो हवा महल है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। कहाँ? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इसका निर्माण जो है राजा सवाई सिंह ने करवाया था, महाराजा सवाई सिंह ने करवाया था, सवाई सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? यानी कि जो यूएनओ है,
यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसमें 193 सदस्य देश हैं। 193वां जो सदस्य देश है वो दक्षिणी सूडान है। इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और इसके 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं? जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जो सचिवालय है, सचिवालय का जो हेड होता है उसे महासचिव कहते हैं, महासचिव कहते हैं। और वर्तमान में जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस हैं। जो एंटोनियो गुटेरस हैं ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं और ये इससे पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो जो एंटोनियो गुटेरस हैं ये पुर्तगाल देश के हैं, यानी कि पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच T20 मैच था जो खेला गया था? तो जो वेस्ट इंडीज देश है, तो वेस्ट इंडीज देश के बीच भारत और वेस्ट इंडीज देश के बीच पहला मैच T20 का हुआ था जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। ये जो इकाना स्टेडियम क्रिकेट वाला स्टेडियम है ये लखनऊ में है, लखनऊ में है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम इसका नया नाम है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? यानी कि जब प्रश्न आया था तो इसीलिए की जाएगी पूछ रहा है। तो चीन के होंगझाऊ शहर में एशियाई खेल 2020 का आयोजन हुआ, यानी कि जो इसकी मेजबानी किया है वो चीन ने किया है। पहला जो एशियाई खेल था 1951 ईस्वी में हुआ था, यानी कि एशियाई खेल की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई थी और पहला एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। और इसका जो उद्घाटन है वो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और जो ये पहले नंबर का था और 18वां नंबर का एशियाई जो खेल है इसका आयोजन इंडोनेशिया में हुआ। कब? 2018 में। तो 2018 में 18वें नंबर का एशियाई खेल इंडोनेशिया में हुआ। फिर 19वें नंबर का जो एशियाई खेल है ये 2022 में होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश ये 2023 में हुआ इसका आयोजन। और कहाँ हुआ? होंगझाऊ के, यानी कि चीन के होंगझाऊ शहर में। इसमें 45 देशों ने हिस्सा लिया और इसका जो वाक्य है वो जो है चेन लियोंग और कौन है। ये इसका जो ध्येय वाक्य है, यानी कि जो एशियाई खेल 2022 का ध्येय वाक्य है वो चेन लियान और कौन है। और ये जो तीनों नाम हैं ये तीनों रोबोट के नाम हैं। इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर, यानी कि एशियाई खेल 2020 के पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन था और दूसरे स्थान पर जापान था, तीसरे स्थान पर दक्षिणी कोरिया था और चौथे स्थान पर अपना देश भारत था। भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। अब 107 पदक में से 28 पदक गोल्ड थे और 38 पदक सिल्वर थे और 41 पदक ब्रांज थे। कुल 107 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर था एशियाई खेल 2022 में। और जो एशियाई खेल अगला एशियाई खेल होगा, यानी कि 20वां जो एशियाई खेल होगा वो कहाँ होगा? वो नागोया शहर जापान में होगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि भारत के थल सेना अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। 31 दिसंबर 2016 से 2019 तक जनरल बिपिन रावत भारत के थल सेना प्रमुख थे। इसके बाद में 2020 में इनको भारत के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया, यानी कि भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत बने। और 2021 यानी कि दिसंबर 2021 में जो इनका था वो निधन हो गया। हेलीकॉप्टर इनका जो था वो क्रैश हो गया था तमिलनाडु के जो नीलगिरी पहाड़ी है वहीं पर, तो जिसके कारण इनका निधन हो गया। और ये गोरखा बटालियन के सैनिक थे और ये पहले रक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए थे। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये जनरल बिपिन रावत सही है। और वर्तमान में जो भारत के सीडीएस हैं वो अनिल चौधरी हैं। भारत के वर्तमान में सीडीएस अनिल चौधरी हैं। और भारत के सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। और जो सेना दिवस मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। और नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना प्रमुख हरि कुमार है, हरि कुमार। जो वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जो आसियान शिखर सम्मेलन है यानी कि आसियान की जो स्थापना है वो 1967 ईस्वी में हुई थी। 1967 ईस्वी में आसियान की स्थापना हुई थी। इसमें 10 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? तो 10 सदस्य देश हैं और भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। इसमें जो है इसका जो 33वां आसियान शिखर सम्मेलन था, 33वां नंबर का, वो सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। और जिसका 42वां शिखर सम्मेलन और 43वां शिखर सम्मेलन, 42वां और 43वां शिखर सम्मेलन जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता में इंडोनेशिया की राजधानी में इसका 42वां और 43वां सम्मेलन का आयोजन हुआ। जो इसका मुख्यालय है यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान का मुख्यालय। जो आसियान शिखर सम्मेलन है यह एक अर्धवार्षिक शिखर सम्मेलन है, यानी कि वर्ष में इसका 2 बार आयोजन होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यहाँ पे इंसुलिन है, इंसुलिन पैदा करता है। तो एक ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि जिसे कहते हैं। तो एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका नाम अग्नाशय है। जो अग्नाशय है तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और बहिस्रावी ग्रंथि होती है दूसरी। तो जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है ये एंजाइम का निर्माण करती है, जैसे आंसू, स्वेद यानी कि पसीना, ये सब एंजाइम के अंतर्गत आते हैं। और जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है ये एंजाइम का निर्माण करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है। जो अग्नाशय ग्रंथि है ये दोनों का मिश्रण है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो इसका जो 85% भाग है वो बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी इसका 85% भाग एंजाइम का निर्माण करती है। तो ये अग्नाशय रस एंजाइम का निर्माण करती है। अग्नाशय रस एंजाइम का निर्माण करती है जो पाचन में सहायता करता है। किसमें? पाचन में सहायता करता है। अब बाकी बचा 15% भाग। जो इसका 15% भाग है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि ये हार्मोन का निर्माण करता है। तो जो 15% इसका भाग है ये लैंगर हैंग्स की दीपिकाओं से बना है। लैंगर हैंग्स की दीपिकाओं से बना है।
और जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं ये 3 सेल से निर्मित हैं। कौन कौन? अल्फा सेल और बीटा सेल और गामा सेल। तो अल्फा, बीटा, गामा ये 3 सेल से निर्मित है। जो अल्फा सेल है ये ग्लूकोगान हार्मोन का निर्माण करता है। जो बीटा सेल है ये इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है, यानी कि बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करता है। और जो गामा सेल है ये स्टैटो एक हार्मोन होता है, उसका निर्माण, उसका जो है स्राव करता है। जो इंसुलिन हार्मोन है, तो इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ने पर, यानी कि इंसुलिन की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, और जब इंसुलिन की मात्रा शरीर में घट जाएगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तब शरीर में क्या होता है कि वो जिसे शुगर कहते हैं, यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। और इसीलिए जब ग्लूकोज बढ़ जाता है, इंसुलिन कम हो जाती है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया रोग कहते हैं। एक मधुमेह भी कहते हैं, शुगर भी कहते हैं और हाइपरग्लाइसीमिया रोग भी कहते हैं। और इंसुलिन की कमी के कारण ही इनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो अग्नाशय ग्रंथि है, तो अग्नाशय के बीटा सेल से इंसुलिन जो हार्मोन है वो स्राव होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान में द्रव अवस्था में रहता है। कक्षीय तापमान मतलब रूम टेम्परेचर। तो कहता है कि रूम टेम्परेचर पर जो है कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। अब रूम टेम्परेचर होता कितना है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को रूम टेम्परेचर कहते हैं, यानी कि सामान्य ताप को ही रूम टेम्परेचर कहते हैं। एक धातु होती पारा, यहाँ पर पारा है, और ये दूसरी है ब्रोमीन। पारा एक धातु है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये द्रव अवस्था में होती है। और दूसरी है ब्रोमीन एक अधातु है। यह एक अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है। और जो सोडियम एक ऐसी धातु है जो केरोसिन में इसे डुबो कर रखा जाता है, और इसे जब बाहर निकालेंगे, यानी कि ये हवा के संपर्क में आने पर ये जलने लगती है, इसीलिए इसे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सी अधातु है जो सामान्य ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहती है। तो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन धातु रहती है। और अगर जो यही धातु पूछा जाता तब पारा हो जाता, लेकिन अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन है। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है। देखिए, एक होता है विबग्योर, इसमें विबग्योर मतलब 7 कलर आते हैं, 4 3 7। बी से होता है वायलेट यानी कि बैगनी कलर, आई से इंडिगो यानी कि जामुनी कलर, ब्लू से नीला, और ग्रीन से हरा, येलो से पीला, ऑरेंज यानी कि नारंगी, और रेड से लाल। तो बैगनी और लाल यानी कि जो प्रकीर्णन होता है, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जो बैगनी रंग होता है इसका जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे अधिक होता है, यानी कि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है उसका प्रकीर्णन यानी कि फैलाव सबसे अधिक होता है। तो ये पूछा जाए कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी रंग होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन यानी कि फैलाव सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की होती है, दूसरे नंबर पर जो है ये नारंगी रंग की होगी, और तीसरे नंबर पर इधर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम होगा। तीसरे नंबर पर कम होगा येलो का यानी कि पीला का, और चौथे नंबर पर हरा, पांचवें नंबर पर ब्लू यानी कि नीला,
और छठे नंबर पर जो है ये जामुनी है, और सबसे कम पर आ जाएगा तो बैगनी है। और ये पूछ रहा है कि इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो जो बैगनी कलर की जो तरंगदैर्घ्य है ये लगभग 400 के आसपास होती है। तो इसमें 400 के आसपास ऑप्शन कौन है कि 455 से 390 नैनोमीटर। तो ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मक्खन का उदाहरण है, निलंबन है या पायस है या कोलाइड विलयन है या मिश्रण है। देखिए जो मक्खन है ये पायस के अंतर्गत आता है। अब पायस है क्या, देखिए एक होता है विलयन, विलयन मतलब समांगी मिश्रण, यानी कि ऐसा मिश्रण जो घुलने पर उसके कण दिखाई ना दें उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का जल में घुलना ये समांगी मिश्रण है, जिसे विलयन भी कहते हैं। निलंबन विसमांगी मिश्रण को निलंबन कहते हैं। जैसे जल में रेत का घुलना तो ये निलंबन है, यानी कि विसमांगी मिश्रण है। और एक होता है कोलाइड विलयन और एक होता है पायस। जो कोलाइड विलयन होता है यह भी एक प्रकार का जो है विसमांगी मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं, जो विलेय कण होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इसके जो कण होते हैं सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई देते हैं। जो पायस होता है, पायस भी एक प्रकार का विसमांगी मिश्रण है। और पायस की भी जो पायस है इसमें दो या दो से अधिक विसमांगी मिश्रण के जो तरल होते हैं, यानी कि विसमांगी मिश्रण के जो द्रव होते हैं वो मिले रहते हैं, जिसे पायस कहते हैं। पायस के अंतर्गत जैसे दूध, दही, मक्खन ये सब पायस के अंतर्गत आता है। और कोलाइड विलयन के अंतर्गत जैसे पेंट हुआ, जेली हुई, पेंट, जेली ये सब कोलाइड विलयन के अंतर्गत आता है। निलंबन जैसे जल में रेत का मिश्रण ये निलंबन हो गया। तो इसमें मक्खन पूछ रहा है तो मक्खन पायस के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लवण को में क्रिस्टलन जल के अणु नहीं होंगे, यानी कि 10 अणु नहीं होंगे। तो एप्सम साल्ट है, यानी कि एप्सम जो नमक है इसमें जो है क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, विलियम मुइर द्वारा। विलियम मुइर ने इसकी स्थापना 1887 में की थी। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन है ये डी सही है, विलियम मुइर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 ईस्वी में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो 1960 ईस्वी में कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से जो सुचेता कृपलानी थी इन्होंने चुनाव लड़ा था, और वहां से जब निर्वाचित होकर आई तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में इनको उद्योग मंत्री के रूप में इन्हें उद्योग मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये उद्योग मंत्री बनी। फिर आगे चलकर 1963 ईस्वी में इनको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। कौन? सुचेता कृपलानी। और ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में थी। और भारत की यानी कि उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला, उत्तर प्रदेश के बारे में है, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला सुश्री मायावती जी थी। तो पहली महिला पूछता है उत्तर प्रदेश की तो सुचेता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री तो मायावती जी। तो ये दूसरी महिला है। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में बात की जाए तो वो होंगे गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के
पहले मुख्यमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस या क्रौंच है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली एवं तीर कमान। और राजकीय जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय वृक्ष अशोक है। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राजकीय पुष्प क्या है? जो राजकीय पुष्प क्या है? ये पलाश है या टेसू है। तो इस प्रकार इसमें सारस सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1937 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरा नाम से जाना जाता है, या संयुक्त प्रांत से, या उत्तर प्रांत से, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके पहले 1937 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक संयुक्त प्रांत कहा जाता था। इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। अब आगे चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई, और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।